हेलो स्टूडेंट, ये हमारा आज का वीडियो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। ये फिजिक्स पार्ट सेकंड का एक टॉपिक है। गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र आपके बुक में ऐसे भी लिखा हो सकता है, अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके एग्जाम में ये आर्टिकल ही सीधे सीधे पूछ लिया जाता है या इस पर आधारित न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जाता है। तो हम लोग इस क्लास में इस आर्टिकल को सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल है, तो शुरू करते हैं। और एक काम और आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, ज्यादा ज्यादा लोग के पास शेयर कीजिए, ज्यादा ज्यादा फ्रेंड्स को अपने जोड़िए, जिससे आप लगातार पढ़ते रहें और फिजिक्स में आप 95+ नंबर आराम से पा सकते हैं। अगर हमारे वीडियोज को रेगुलर देखते हैं, पढ़ते रहेंगे, जो भी न्यूमेरिकल्स बताए जाते हैं, आप 95+ नंबर आराम से पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इसको पढ़ने के पहले हमें पढ़ना पड़ेगा दूरियां नापने के लिए चिन्ह परिपाटी। ठीक है, ये क्या है अभी आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। इसकी हेडिंग समझने की कोशिश करते हैं, गोलीय अवतल पृष्ठ। ठीक है, गोलीय अवतल की बात किया जा रहा है, अवतल ऐसे गोलीय की बात किया गया तो गोलीय है ही। गोलीय अवतल पृष्ठ यानी एक ऐसा पृष्ठ है, अपवर्तन का सूत्र प्राप्त करना है। तो अगर अपवर्तन का सूत्र प्राप्त करना है तो जाहिर सी बात है कि इधर का माध्यम अलग होगा, इधर का माध्यम अलग होगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था जब किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश कर जाती है तभी अपवर्तन होता है। तो इसका माध्यम कुछ और होगा, इसका माध्यम कुछ और होगा। तो चलिए मान लेते हैं इधर का माध्यम जो है विरल है और इधर का माध्यम मान लेते हैं सघन है। इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक n1 मान लेते हैं, इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक n2 मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारा मान लेते हैं इस जो अवतल गोलीय पृष्ठ है इसका ध्रुव P है। ठीक है, इसका जो वक्रता केंद्र है मान लेते हैं यहां पर वक्रता केंद्र C। आपको पता होगा ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो मुख्य अक्ष कहते हैं। तो ये हमारा क्या बन गया, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष बन गया। ठीक है ना। तो देखिए अब यहां पर आपको जो कुछ सॉल्व करना है तो दूरियों की बात की जाएगी हमेशा। दूरी कहां से नापी जाती है, वस्तु अगर कहीं पर स्थित, यहां पर स्थित या यहां पर स्थित, फोकस दूरी कहीं पर है, तो जो दूरी नापी जाती है वो दूरी कहां से नापी जाती है ये हमें नहीं पता है। इसीलिए आपका सूत्र पहले पढ़ना है, दूरियां नापने के लिए चिन्ह परिपाटी। अब जल्दी से हेडिंग डाल लीजिए, दूरियां नापने के लिए चिन्ह परिपाटी। ठीक है, फिर एक एक पॉइंट से समझाते हैं और दिखाते हैं, इसके बाद इस आर्टिकल को हम पढ़ेंगे पूरा। हो गया। तो चलिए पहला रूल क्या कहता है कि प्रत्येक दूरियां, जितनी भी प्रकार की दूरियां हैं वो कहां से, गोलीय पृष्ठ के ध्रुव से नापी जाती हैं। कहां से नापी जाती हैं, ध्रुव से नापी जाती हैं। या अगर हम इसको लेंस के पदों में पढ़ें तो लेंस के प्रकाशित केंद्र से नापी जाती हैं। ध्यान रखिए, प्रत्येक दूरियां लेंस के प्रकाशित केंद्र से नापी जाती हैं। और अगर इस गोलीय पृष्ठ की बात करेंगे तो प्रत्येक दूरियां कहां से नापी जाती हैं, ध्रुव से नापी जाती हैं। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, पहला पॉइंट लिख भी लीजिए, प्रत्येक दूरियां लेंस के प्रकाशित केंद्र से, लेंस के प्रकाशित केंद्र से नापी जाती हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, जरा ध्यान से समझिएगा। कुछ जिस दिशा से, ध्यान दीजिएगा, जिस दिशा में प्रकाश किरणें चलती हैं, जिस दिशा में प्रकाश किरणें चलती हैं या कह सकते हैं आगे बढ़ती हैं, उधर की दूरियां धनात्मक मानी जाती हैं। किससे, प्रकाशित केंद्र से, मतलब ध्रुव से या प्रकाशित केंद्र से। जैसे मान लीजिए प्रकाश किरण इधर से चल रहा है तो इधर की दूरियां धनात्मक रहेंगी, लेकिन कहां से, ये जो ध्रुव है, ध्रुव के इस साइड वाली दूरियां क्या रहेंगी, धनात्मक, और इस साइड वाली दूरियां क्या रहेंगी, ऋणात्मक। यानी प्रकाश किरणें जिस दिशा में आगे बढ़ रही हैं, लेंस के प्रकाशित केंद्र से वो दूरियां धनात्मक ली जाती हैं तथा उसके विपरीत की दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं। दूसरा पॉइंट जल्दी से लिख लीजिए, प्रकाश किरणें जिस दिशा में, प्रकाश किरणें जिस दिशा में आगे बढ़ती हैं, आगे बढ़ती हैं, कामा प्रकाशित केंद्र या ध्रुव से उस दिशा की दूरियां
उस दिशा की दूरियां धनात्मक ली जाती हैं तथा उसके विपरीत की दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। एक बात और क्लियर कर लेते हैं इसको, कुछ और एग्जांपल्स लेकर के। जैसे मान लीजिए प्रकाश किरण ऐसे चल रहा था, ये जब दूसरे माध्यम में चला गया, मान लीजिए ऐसे कुछ गया, अब ये जो दूसरी दिशा में गया, अब दूरियां हमें नापनी है, तो दूरियां पहला ही हम लोग ने पढ़ा, दूरियां कहां से नापी जाएंगी, पी से नापी जाएंगी। ठीक है, ये पी हो गया। अब जिस दिशा में आगे बढ़ रही, तो इस दिशा में आगे बढ़ रही, यानी इधर की दूरियां धनात्मक और इधर की दूरियां ऋणात्मक हो जाएंगी। क्लियर सभी लोग को? एक और बात करें, तो मान लीजिए इधर से प्रकाश की तरफ से आ रहा था और ऐसे कुछ चला आता है, दूरी तो यहीं से नापी जाएगी। अब इधर धनात्मक या इधर धनात्मक रहेगा, तो देखिए प्रकाश किरण इधर आगे बढ़ रहा है ना, तो अगर इधर आगे बढ़ रहा तो इधर की दूरी धनात्मक रहेगी, लेकिन कहां से, ध्रुव के इधर। अब ऐसे भी कोई स्टूडेंट कह सकता है सर अगर इधर की दूरियां धनात्मक है तो ये दूरी भी धनात्मक है। बेटा गलत इसलिए है क्योंकि दूरी को हमें यहां से नापना है, यहां से नहीं नापना है। अगर यहां से नापते तो इधर की दूरी धनात्मक आते, लेकिन जब दूरी को यहां से नाप रहे हैं तो इधर की दूरी धनात्मक मानेंगे और इधर की दूरी ऋणात्मक मानेंगे। यानी प्रकाश किरणें जिस दिशा में भी आगे बढ़ेंगी उधर की दूरियां क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं, और उसकी दूरी दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती है। लेकिन कहां से, लेंस के प्रकाशिक किरण से, अथवा हम पृष्ठ के ध्रुव से बोल सकते हैं। यहां तक क्लियर है सब लोग को? चलिए दूसरा पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट की बात करते हैं। इस मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां धनात्मक तथा मुख्य अक्ष के नीचे की दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं। लिख लीजिए जल्दी से, मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां धनात्मक तथा नीचे की दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं। चलिए एक चीज और बता दें आपको, आपके बुक में ऐसा भी लिखा होगा कि प्रत्येक दूरियां बाईं तरफ से डाली जाती है। मैं कहूंगा बिल्कुल ऐसा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, ना ही मैं लिखाऊंगा। अगर कुछ न्यूमेरिकल्स कंपटीशन लेवल में इधर से प्रकाश किरण डाल दिया जाता है, आपके एनसीईआरटी की बुक में भी दिया है इधर से प्रकाश किरण डाल दी जाएंगी, तो आप कहेंगे सर हमेशा बाईं तरफ से डाली जाती है, तो इसलिए हम उसको नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि बाईं नहीं दाएं से भी डाली जा सकती है। उसी के अनुसार हम नियम पूरा बदल लेते हैं, लागू कर लेते हैं। तो ये जो अभी हमने लिखा है चलो परिपाटी का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है आपको इसको समझने के लिए, तो आप रखने के बजाय उसको समझना जरूरी है। आपने समझ लिया है तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो को ज्यादा लोगों के पास शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। हम कहेंगे मान लेते हैं यस पी यस डैश कोई अवतल गोलीय पृष्ठ है, जैसा कि चित्र में देख रहा, माना यस पी यस डैश अवतल गोलीय पृष्ठ है जिसके बाएं तरफ का माध्यम विरल जिसका निरपेक्ष अपूर्णांक n1 तथा दाएं तरफ का माध्यम सघन जिसका निरपेक्ष अपूर्णांक क्या है, n2 है। मान लेते हैं इस अवतल गोलीय पृष्ठ का ध्रुव क्या है, P, और वक्रता केंद्र क्या है, C। वक्रता केंद्र का मतलब आप लोग जानते होंगे, जिस गोले से काटा गया होगा उस गोले का जो केंद्र रहता है उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। अगर इसे देखेंगे तो ऐसा कुछ प्रतीत हो रहा होगा कि किसी गोले से इसको काटा गया, ऐसे ना। अगर ये किसी गोले से काटा गया तो इस गोले का जो केंद्र, अगर यहाँ पर केंद्र है इस गोले का, तो इसका भी वक्रता केंद्र क्या होगा, यहाँ पर होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा वक्रता केंद्र हो गया। अब हम बात करते हैं कि अवतल गोलीय पृष्ठ पर इस हेडिंग से इस चित्र बनाने की कोशिश करते हैं, और चित्र आपको समझ में आ गया, आर्टिकल बड़े आराम से आ जाता है। तो देखिए अवतल गोलीय पृष्ठ पर ये तो हो गया। अपवर्तन का सूत्र प्राप्त करना है, तो अपवर्तन के बारे में भी सोचते हैं, अपवर्तन का सूत्र। तो देखिए मान लेते हैं यहाँ पर एक बिंदु वस्तु O है, अगर अपवर्तन का सूत्र प्राप्त करना तो कोई वस्तु होनी चाहिए, उसका प्रतिबिंब कहीं पर बनेगा तभी अपवर्तन का हम सूत्र प्राप्त कर पाएंगे। तो मान लेते हैं कोई बिंदु वस्तु O है, यहाँ से कोई प्रकाश किरण ऐसे चलती है, यहाँ से कोई प्रकाश किरण कुछ इस प्रकार से चलते हुए पहुंच गई इस यहाँ पर जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर कोई बिंदु मान लेते हैं A है, इस बिंदु A पर आपतित हो गई, ठीक है। अब हम कहेंगे जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है तो क्या होगा, अभिलंब की तरफ झुक जाएगा। विरल से सघन में जा रहा है, अभिलंब की तरफ झुक जाएगा, तो अभिलंब इसका कहां पर है। अगर इस पृष्ठ में अभिलंब की बात करें तो अभिलंब नहीं है, आप कहेंगे तो अभिलंब नहीं है। आपने हाई स्कूल की मैथ में एक चीज पढ़ा होगा कि अगर कोई वृत्त है, उस वृत्त के केंद्र से अगर परिपथ कहीं पर भी मिलाते हैं, यहाँ क्या बनता है, 90 अंश का कोण बनता है। आपने एक परिमेय पढ़ा होगा ये हाई स्कूल की मैथ में। इसी परिमेय का यहाँ यूज कर सकते हैं। ये क्या है, केंद्र है। इस केंद्र से अगर हम इसको मिला देते हैं, अगर इस केंद्र से हम इसको मिला देते हैं तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बना कि नहीं बना।
जो चित्र यहाँ पर सीधा आपको दिख रहा है उसको थोड़ा सा मोड़ करके देखा जाए तो यहाँ पर भिन्न अभ्यास का कोण बनेगा, यानी ये जो है CA ये क्या है, अभिलंब है। इसको हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा देते हैं, ठीक है। चलिए CA यम इसको लिख देते हैं, यम, चलिए हाँ ठीक है, यम मिला नहीं तो CAM क्या है, इसका अभिलंब है। आपको क्लियर होगा ना अभिलंब। अब CAM अभिलंब है। अब प्रकाश किरण देखिए, अब विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की तरफ झुकेगा, अभिलंब ये है, अभिलंब की तरफ झुका दीजिए थोड़ा सा झुक गया कि नहीं झुक गया। आप सोचेंगे नाम इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे ना जाकर के थोड़ा सा झुका हुआ होता है। झुकने का मतलब किधर झुकेगा, अपने अनुसार हम नहीं झुका लेंगे, एक कहिए कि ये ऐसे जा रहा है इसको नीचे झुकना चाहिए, अभिलंब की तरफ झुकेगा। और अभिलंब हमारा ये है और इस साइड में यहाँ पर अभिलंब ये है तो अभिलंब की तरफ झुका दिया। कोई दिक्कत तो नहीं आपको अभी तक? फिर से एक बार जल्दी से देखिए, क्योंकि इसका चित्र आपको समझ में आ गया तो आगे बड़े आराम से हो जाएगा, न्यूमेरिकल भी आप आराम से कर पाएंगे और 95% नंबर आप ला सकते हैं फिजिक्स में। तो देखिए क्या है, मान लेते हैं कि एस कोई अवतल गोलीय पृष्ठ है जिसके बाएं साइड का आपको निरपेक्ष अपूर्णांक 1 और दाएं साइड का निरपेक्ष अपूर्णांक 2 है, और मान लेते हैं ये हमारा विरल है और इस साइड वाला क्या है, सघन माध्यम है। मान लेते हैं बिंदु वस्तु O स्थित है इसके मुख्य अक्ष पर, जो जहां से प्रकाश किरणें चल करके इस पृष्ठ के बिंदु A पर आपतित होती है। माना CAM इसका क्या है, अभिलंब है। क्योंकि अभिलंब पता नहीं था इसलिए अभिलंब हमको खींचना पड़ा। तो आप इस सीखे कैसे खींचा गया अभिलंब, क्योंकि अब विरल से सघन में जा रहा तो इसलिए अभिलंब की तरफ झुक जाएगा, इसलिए अभिलंब की तरफ थोड़ा सा झुका दिया। दूसरी प्रकाश किरण, इस वर्ष से दूसरी प्रकाश किरण इस मुख्य अक्ष से होकर जाती है और जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से होकर जाती है वो सीधी निकल जाती है। क्यों सीधी निकल जाती है, ऐसे भी सोच सकते हैं, यहाँ 90 का कोण बन रहा होगा। कैसे बना, अभी जो यहाँ पर बता रहे थे कि केंद्र से इसके परिधि पर मिला दिया तो 90 का कोण बनेगा, और 90 का कोण बनेगा तो आप लोगों ने पढ़ा अवतल में क्या होता है, जो किरण सीधे अभिलंबोत गिरती है वो अभिलंबोत चली जाती है, तो ऐसे चलती है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दो किरणों का चलना आवश्यक है। अगर दो किरणें चलेंगी तभी इसका प्रतिबिंब प्राप्त हो सकता है, नहीं तो नहीं प्राप्त हो सकता है। और दो किरणें यहाँ पर हमने चला दिया, अब एक किरण ये होगी, एक किरण ये होगी, दोनों प्रकाश किरण कहाँ पर काटेंगी, दो प्रकाश किरण चल एक दूसरे को काटेंगी अपवर्तित होकर के तभी उनका प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ये दोनों प्रकाश किरण कहां पर काटेंगी, अगर देखा जाए तो ये दोनों प्रकाश किरण कहीं एक दूसरे को नहीं काटेंगी। उसका कारण है ये इस दिशा में ऐसे बढ़ता जा रहा है, ऐसे बढ़ता जा रहा है, ऐसे सीधे बढ़ता जाएगा तो एक दूसरे को कहीं नहीं काटेंगी, आपको दिख रहा होगा। तो जब वास्तव में कहीं नहीं काटती हैं तो उन प्रकाश किरणों को पीछे बढ़ाना चाहिए। हो सकता पीछे कहीं काट रही हो तो इसको हम पीछे की तरफ अगर बढ़ा देते हैं तो देखिए क्या होगा, आप इसके लेकर के बनाएंगे तो ज्यादा बेटर बने, एकदम अच्छा दिखेगा चित्र आपको, ठीक है। पीछे की तरफ बढ़ाया तो यहाँ पर आकर मिल गया, इस पॉइंट को हमने आई नाम दे दिया। इसको भी पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो यहीं पर आकर दोनों एक दूसरे को काट देते हैं, इस पॉइंट आई पर दोनों एक दूसरे को काट देते हैं। तो हमने क्या बताया, दो अपवर्तित किरणें अगर एक दूसरे को जहां पर काटती है वहां पर प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यहाँ पर दोनों प्रकाश किरणें अपवर्तित प्रकाश किरणें वास्तव में कहीं नहीं काट रही थी, लेकिन पीछे बढ़ाने पर बिंदु आई पर काट रही थी, इसलिए इस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब आई पर प्राप्त हो गया। यह आभासी है कि वास्तविक है, तो यह आभासी प्रतिबिंब है, क्योंकि वास्तविक तब होता जब इसके इस साइड में बनता, ठीक है ना। तो यहां पर आई को क्या हुआ, IO का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त हो गया। यहां तक किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए आगे सीखते हैं। अभी हम थ्योरी में इसका लिखाएंगे, पूरी चीजें पहले इसमें समझ लेते हैं चित्र में, फिर आगे की चीजों को सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं क्या होगा। इसे हमें अपवर्तन का सूत्र प्राप्त करने के लिए हम मान लेते हैं यहाँ पर कोण अल्फा है, यहाँ पर मान लेते हैं कोण बीटा है और यहाँ पर कोण मान लेते हैं गामा है। क्लियर है? ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, इसे सॉल्व करने के लिए हमें A से इस पर एक अवलंब खींचना पड़ेगा, AM इसको नाम दे रहे हैं। इस पृष्ठ से बिंदु A से एक अवलंब हमें खींचना पड़ेगा, किस पर, किसी मुख्य अक्ष पर खींचना पड़ेगा। अभी आपको समझ में आ गया कि वो दूरियों को नापने के लिए, ठीक है। चलिए अब हम इससे तुम्हें कुछ दूरियों को भी दिखा देते हैं। पहला नियम क्या पढ़ा, पहले दूरियां कहां से नापी जाती हैं, ध्रुव से नापी जाती है। चलिए ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी को क्या कहेंगे, ये क्या सी मतलब वक्रता केंद्र, तो ध्रुव से वक्रता केंद्र तक यानी वक्रता त्रिज्या हो जाएगी दूरी को, और वक्रता त्रिज्या को हम r से डिनोट करते हैं, तो ये हमारा हो गया r। यहां से यहां तक की दूरी हमने r डिनोट कर दिया। अब ये भी हमें बता दीजिए ये r माइनस में होगा कि प्लस में होगा। इस चित्र के अनुसार प्रकाश के इधर की तरफ चल रहा था, अब आगे इधर की तरफ बढ़ेगा तो यानी इधर की दूरियां धनात्मक, इधर की दूरियां
ऋणात्मक ले जाएंगे, यही ना हम लोगों ने पढ़ा था। तो इस साइड से अगर दूरी है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। आपके बुक के अकॉर्डिंग अगर यूपी बोर्ड पे केवल आप फोकस करते हैं तो मैक्सिमम कंडीशन में आप याद रखिएगा ध्रुव के बाएं साइड की दूरी ऋणात्मक रहेगी, दाएं साइड की दूरी धनात्मक रहेगी, क्योंकि आपके कोर्स आपके बुक में जो भी आर्टिकल्स दिए हैं सब इसी आधार पर दिए हुए हैं, तो आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हमारा है O, ये हमारा P है। ये O मतलब ऑब्जेक्ट यानी वस्तु, वस्तु की दूरी को हमेशा किससे डिनोट करते हैं? U से डिनोट करते हैं। आप अगर इन चीजों को याद रखेंगे तो आपका ही फायदा रहेगा। हमेशा वस्तु की दूरी को किससे डिनोट करते हैं? U से डिनोट करते हैं, और ये दूरी भी इस साइड में है, क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑप्टिक्स में इस साइन की प्रॉब्लम होती है, चिन्हों की प्रॉब्लम होती है। चिन्हों की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी अगर जो रूल हमने लिखा है वो रूल समझ लेते हैं, उसके अनुसार इसे सॉल्व करेंगे और न्यूमेरिकल भी करके दिखाएंगे आपको कितना आसान रहेगा। चलिए यह क्या है? हमारा इमेज है, प्रतिबिंब है, और प्रतिबिंब की दूरी को हम V से डिनोट करते हैं, और ये भी इस साइड की दूरी है, बाएं तरफ की दूरी, तो ये भी माइनस में लिया जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? उम्मीद करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइए, पूछ लीजिए कि सर ये क्वेश्चन क्या होगा, इसका मतलब मैं बता दूंगा आपको कमेंट में ही। तो एक काम कीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और ये चित्र बना लीजिएगा। इसके बाद में थ्योरी जो है उसे दिखा रहा हूं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता चला जा रहा है। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चित्र बनाइएगा, और जो अभी मैं लिखवाने जा रहा हूं चित्र के बाद रहेगा। तो चलिए लिखिए, माना एस डैश एक अवतल गोलीय पृष्ठ है, एक अवतल गोलीय पृष्ठ है जिसके बाएं तरफ का माध्यम विरल, बाएं तरफ का माध्यम विरल, ब्रैकेट में लिख लीजिए N1 क्या लिख लीजिए वर्तमान, तथा दाएं तरफ का माध्यम सघन, दाएं तरफ का माध्यम सघन, ब्रैकेट में N2 है। माना मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु को स्थित है जिससे प्रकाश की किरणें चलती हुई बिंदु ए पर आपतित होती है, बिंदु ए पर आपतित होती है। क्योंकि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, अतः यह अभिलंब CAM की ओर झुक जाएगी, CAM की ओर झुक जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से होकर जाती है जो कि सीधी निकल जाती है, जो कि सीधी निकल जाती है। दोनों अपवर्तित किरण पीछे बढ़ाने पर बिंदु I पर काटती हैं, बिंदु I पर काटती हैं, अतः बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब, बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब I पर प्राप्त होता है, I पर प्राप्त होता है। फुल स्टॉप। I पर प्राप्त होता है, ब्रैकेट में लिख लीजिए आभासी, जिससे क्लियर होता है कि आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, तो चलिए इतना हो गया थ्योरी। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, और जो सॉल्व करने का तरीका है उसे भी नोट डाउन कराएंगे, लेकिन पहले समझ लीजिए फिर नोट डाउन कीजिए। एक बात मुझे पता चाहिए, अपवर्तन का सूत्र प्राप्त करना है। अपवर्तन में मेन सूत्र हम लोगों ने क्या पढ़ा था? स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या कहता है? साइन I बटे साइन R इक्वल टू क्या होता है? 1/2 होता है। होता कि नहीं होता? इसका मतलब हमें किसी प्रकार से I चाहिए, किसी प्रकार से R चाहिए। अगर I और R मिल जाता है तो हम काम हमारा बन सकता है, लेकिन I और R इसमें तो अभी है ही नहीं। इस सूत्र में I और R कहीं नहीं दिख रहा, तो I R बना लेते हैं। तो I किसे कहते हैं? हम लोग जानते हैं जो आपतित किरण होता है अभिलंब के बीच के कोण को I कहते हैं। ये कोण हमारा क्या बनेगा? I। नाती लगाकर यहाँ पर रखा देते हैं। ये कोण क्या बनेगा? I, और इस कोण को क्या बोलेंगे हम लोग? इस कोण को हम बोलेंगे R। इस आकृति में मैं R को इस प्रकार से कुछ यूज कर रहा हूँ क्योंकि गामा भी हमें यूज करना है। I और R बन गया। चलिए ठीक है, अब अभी और भी एंगल की जरूरत पड़ेगी, उसको बनाएंगे। थोड़ा सा मैथ है, सोच सकते हैं आप।
चलिए हम कहेंगे त्रिभुज ओ ए सी में, त्रिभुज देखिए त्रिभुज कौन सी बात कर रहे हैं, ओ ए सी, त्रिभुज ओ ए सी में बात कर रहे हैं। तो ओ ए सी में गामा बहिष्कोण है, बहिष्कोण है। अगर चित्र बना लिया होंगे तो इसकी कोई जरूरत नहीं, ठीक है। त्रिभुज ओ ए सी में गामा बहिष्कोण है। बहिष्कोण का मतलब क्या होता है, देखिए आपने मैथ में पढ़ा होगा, किसी भी जो त्रिभुज का बहिष्कोण होता है, जैसे बहिष्कोण मतलब बाहर का कोण, जो बाहर का कोण होता है उस त्रिभुज के दो अन्य कोणों के योग के बराबर होता है, यानी ये जो कोण रहेगा इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा, योग के बराबर होगा या कह सकते हैं जोड़ के बराबर होगा। इस कोण को के बराबर नहीं, इसको छोड़ करके बाकी दोनों के। तो अगर ओ ए सी की बात करें तो गामा बहिष्कोण, ये गामा किसके बराबर होगा, इस कोण के और इस कोण के बराबर होगा कि नहीं होगा, इस वाले को छोड़ करके इन दोनों के बराबर होगा। तो लिख सकते हैं गामा इक्वल टू कितना, अल्फा प्लस आई। क्लियर, एक बार इसको समझेंगे तभी वो कर पाएंगे आप। ये जो बहिष्कोण है, ये बहिष्कोण किसके, दो कोणों के बराबर होगा। कौन से दो कोण, दूरस्थ वाले, दूर वाले दो कोण ये हैं। इसमें गामा बहिष्कोण है, इसके दो कोण कौन सा होगा, इस त्रिभुज में एक ये वाला होगा, एक ये वाला कोण होगा, ठीक है। तो इसलिए गामा इक्वल टू अल्फा प्लस आई लीजिएगा, यहाँ से पक्षांतर कीजिए, आई इक्वल टू क्या होगा, गामा माइनस अल्फा होगा। उम्मीद करते हैं इतना पक्षांतर आपको आता होगा। अगर दिक्कत है कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। गामा आई मिल गया, हमें आई चाहिए था क्योंकि हम लोगों ने स्नेल का नियम पढ़ा था, साइन आई बाई साइन आर, इसलिए हमने निकाला। अब हम बात करते हैं त्रिभुज आई ए सी में, त्रिभुज आई ए सी में, इसमें भी देखें तो गामा बहिष्कोण है। अब कोई स्टूडेंट कहेगा सर अगर हम ये वाला कोण ले तो बीटा बहिष्कोण है, बिल्कुल बीटा बहिष्कोण है, लेकिन हमें वहां पर आई या आर का मान नहीं निकलेगा, हमें आई और आर का मान निकालना, इसलिए ऐसा किया गया है। तो ठीक है, इसमें अगर बहिष्कोण है तो गामा इक्वल टू इसमें क्या लिख सकते हैं, गामा इक्वल टू इसमें क्या लिखा जा सकता है, अब गामा इक्वल टू बीटा प्लस ये वाला, ध्यान दीजिएगा आई ए सी की बात कर रहे हैं तो इसका दो कोण कौन कौन सा होगा, दूर वाला, एक ही होगा, ये होगा, तो बीटा प्लस ये वाला कोण आपको पता ही नहीं, तो ये वाला कोण कितना होगा, सोचिए जरा, आपने पढ़ा होगा ये सीसा भिन्न कोण। अगर दो लाइनें सीधी सीधी काटती हैं इस प्रकार से तो ये दोनों कोण बराबर होते हैं, क्या कहते हैं, सीसा भिन्न कोण। और अगर देखा जाए तो ये लाइन क्या है, एक ही लाइन तो है, ये वाली लाइन आई ए एक सीधी लाइन है, सी ए एक सीधी लाइन है। जब दोनों लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं, यहाँ कोण आर बना तो यहाँ भी कोण आर बनेगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि ये तीसरा भिन्न कोण दोनों हैं, इसके हमने बराबर दिखा दिया। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, आर, यहाँ से पक्षांतर कीजिए, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा माइनस बीटा, समीकरण नंबर 2 बन गया, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। चलिए अब क्या करते हैं लोग, कहेंगे स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, इसलिए आप लोग जरूर पूरा देखिए और समझिए। उम्मीद करते हैं कि आपको इसमें 100% आपका क्लियर करा देंगे। तो साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू क्या होता है, n2 बटे n1 होता है। आपका n1 भी होता है, बिल्कुल सही है, ये भी होता है और 1n2 भी होता है। चलिए अगर यहाँ से हम पक्षांतर कर लेते हैं तो क्या बनेगा, साइन आई, सॉरी दिख नहीं रहा होगा, ये मिटा दे, चलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा n1 साइन आई बराबर क्या, n2 साइन आर। यहाँ पर आर है उसी प्रकार से लिखूंगा, ठीक, n2 साइन आर ऐसे लिख सकते हैं। अब एक रूल होता है मैथ का, उस मैथ के रूल को समझिए। अगर किसी भी एंगल का मान बहुत छोटा होता है, 4 या 4 रेडियन से कम होता है, तो उसे साइन थीटा बराबर थीटा क्यों लिख सकते हैं। अगर साइन थीटा कहीं लिखा हुआ है तो इसे केवल थीटा लिख सकते हैं, या टैन थीटा है तो इसे केवल थीटा लिख सकते हैं। कब, जब थीटा का वैल्यू जो है बहुत कम है, 4 रेडियन या 4 से कम हो, ठीक है। लेकिन cos थीटा इक्वल टू थीटा नहीं लिख सकते हैं। उसका कारण जो है वो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट को पता होगा, नहीं पता होगा तो जब मैथ की क्लास मेरा चलेगा उसमें कभी पूछेंगे आप तो हम बता देंगे, वो ज्यादा डीपली हो जाएगा, छोड़िए उसे जानने। आप लोग याद कीजिए कि चूंकि ये कोण दोनों छोटे, अभी मैं थ्योरी भी आपको दिखा दूंगा यहाँ पर थोड़ा सा। तो n1 इस साइन आई को क्या लिखेंगे, केवल आई लिखेंगे, और इक्वल टू n2 और साइन आर को क्या लिखेंगे, केवल आर लिखेंगे। इसे हम समीकरण नंबर मान सकते हैं कुछ अगला, या भी नहीं मान रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आगे साथ करते हैं n1
और आई के स्थान पर वैल्यू रख दीजिए। आई का मान कितना ये है कि नहीं? तो आई के स्थान पर अगर वैल्यू रखेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा गामा माइनस अल्फा इक्वल टू n2 और आर के स्थान पर वैल्यू रख दीजिए गामा माइनस बीटा। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो एक काम कीजिए, हमें इतना लिखवा देते तो सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या करना आपको, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहां तक लिखने के बाद पहले एक लाइन थ्योरी लिख लीजिए, फिर इसके आगे सॉल्व करिए। एक लाइन लिखिए जल्दी से। यदि गोलीय पृष्ठ का व्यास छोटा हो तो बिंदु ए ध्रुव P के समीप होगा, ध्रुव P के समीप होगा, तब यदि I व R रेडियन में नापे जाएं, यदि I व R रेडियन में नापे जाएं तो sin I इक्वल टू I, तो sin I इक्वल टू I तथा sin R इक्वल टू R। अतः अब उसके आगे लिखेंगे आपको। लिखने में जो दिक्कत होगी फिर से पहले आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया होगा। इसके बाद एक लाइन अभी जो मैंने थ्योरी बोला वो थ्योरी लिखेंगे, उसके बाद फिर इसको लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, n1 आई का वैल्यू, आई का मान यहाँ से। आप लोग जो फिजिक्स को रटते हैं, रटने का कारण यह है कि आप समझना नहीं चाहते हैं। आर का मान आप रखना है, यहाँ से रखना है गामा माइनस बीटा। ठीक है, ये हमें मान रखिए, इसको जल्दी से हमें मिटा देना हो और सॉल्व करते हैं इसको। चलिए आगे क्या करते हैं, इसका अंदर गुणा कर लीजिए। तो ये हमारा हो जाएगा n1 गामा माइनस n1 अल्फा इक्वल टू n2 गामा माइनस n2 बीटा। ठीक है, अब आप देख रहे हैं गामा यहाँ पर भी है, गामा यहाँ पर भी, इनको एक साइड में कर लीजिए, बाकी सबको एक साइड में। इस n2 बीटा को किधर ले आए, अच्छा करके n2 बीटा ये माइनस का इधर आया प्लस हो गया, माइनस n1 अल्फा ऐसे आने दीजिए इक्वल टू n2 गामा माइनस इसको इधर ले जाइए, n1 गामा हो जाएगा। ठीक है, n2 बीटा माइनस n1 अल्फा इक्वल टू यहाँ पर गामा ले लीजिए, n2 माइनस n1 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक किसी को भी, किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताइए। चलिए, तो यहाँ तक हो गया हमारा। अब हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज, देखिए जो बीटा अल्फा और गामा इनका मान निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इनका मान निकालेंगे क्या होगा, जरा देखिए सभी लोग। हम एक बात कर रहे हैं त्रिभुज OAN में, या मैं सभी त्रिभुज की बात कर रहा हूं। त्रिभुज OAN, त्रिभुज IAN, त्रिभुज CAN में। ठीक है, अल्फा इक्वल टू कितना होगा, जो ये अल्फा लिखा है इसका मान निकालना चाहते हैं और यहाँ रखना चाहते हैं इसमें अल्फा बीटा गामा का मान। तो अल्फा इक्वल टू tan अल्फा लिख सकते हैं। अभी हमने बताया था sin अल्फा इक्वल टू अल्फा लिख सकते हैं, sin थीटा इक्वल टू थीटा, tan थीटा इक्वल टू थीटा लिख सकते हैं। तो अल्फा इक्वल टू tan अल्फा भी लिख सकते हैं, tan अल्फा इक्वल टू अल्फा लिख सकते हैं। अब बताइए tan थीटा वो लंब बटे आधार होता है कि नहीं होता? ये अगर अल्फा है तो लंब क्या होगा, an होगा। आधार कितना होगा, ON होगा, लंब बटे आधार। इसे हम लिख सकते हैं AN बटे ON जो है इसे हम OP लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जो n है ये P के बहुत समीप है, तो इसलिए ON का जो मान होगा लगभग OP के बराबर होगा। यहाँ पर अभी हम एक लाइन थ्योरी दिखा देंगे आप लोग। ठीक है ना, चलिए इस AN इसे लिख सकते हैं AN बटे OP का मान, जब आप दाईं चित्र में देखें तो OP का मान माइनस लिख दिया हमने। अच्छा, यहाँ पर हमें समीकरण 3 मान लेना चाहिए। चलिए ऐसे लिखेंगे बीटा इक्वल टू tan बीटा, और tan बीटा का मान AN बटे क्या होगा, IN होगा। इसे लिख सकते हैं AN बटे IN को क्या लिख सकते हैं, IP लिख सकते हैं, और AN बटे इसे IP को क्या लिख सकते हैं, IP का मान देखिए चित्र में माइनस, इसी चित्र से उठा कर रखना है। इसी प्रकार से गामा इक्वल टू tan गामा इक्वल टू AN बटे गामा यहाँ पर है लंब बटे आधार यानी कि CN, इसे लिख सकते हैं AN बटे CN के स्थान पर क्या लिख सकते हैं CP, और इसे लिख सकते हैं AN और बटे CP के स्थान पर माइनस R। आप देख रहे होंगे चित्र में।
ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। कहेंगे अब लिखेंगे अल्फा बीटा गामा का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में जल्दी से रख लेते हैं। तो दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा, चलिए मैं इसको मिटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है, थोड़ा फास्ट करने बहुत टाइम हो गया, आधा घंटा हो गया करीब। तो चलिए देखते हैं n2 और बीटा का मान जल्दी से n2 और an बटे क्या होगा माइनस v माइनस n1 अल्फा का मान रखिए an बटे कितना, n बटे अल्फा का मान कितना है माइनस यू लिख देते हैं इक्वल टू गामा, यहाँ पर गामा है, गामा का मान कितना n बटे माइनस आर है, n बटे माइनस आर, अब में क्या n2 माइनस n1। चलिए इस साइड में an देखिए कॉमन है, an कॉमन लेके हमने, ये हो गया n2 बटे माइनस v और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा n1 बटे u, इस साइड में हो जाएगा an बटे माइनस r और ये हो जाएगा n2 माइनस n1। an से n कट जाएगा, दोनों साइड में है, काट दिया हमने, ये प्लस में इसको पहले लिख लेते हैं n1 बटे u माइनस n2 बटे v, ये माइनस में था बाद में लिखा, इक्वल टू इधर की बात करें, देखिए ये माइनस में है, ऊपर से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो n1 माइनस n2 बटे क्या हो जाएगा r। या एक काम करते हैं लोग, छोड़ते हैं इसको, एक मिनट, दोनों पक्षों में माइनस का गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस में हमारा n2 बटे क्या v, ये प्लस में माइनस हो जाएगा n1 बटे u, जब माइनस का गुणा करेंगे क्योंकि साइड में माइनस था, इक्वल टू ये हो जाएगा n2 माइनस n1 बटे क्या r। यही हमारा सूत्र प्राप्त हो गया, यही अपवर्तन का सूत्र, इसे ही हमें प्राप्त करना था और पूरी तरह से हम लोग इसे प्राप्त कर चुके हैं। इसे थोड़ा सा अगर हम चाहें तो और भी इसकी सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। क्या प्राप्त कर सकते हैं आप लोग कहिए, तो उसे हम साफ करके दिखा दें, कर दें। देखिए हम कहेंगे n1 से दोनों पक्षों के अंश में भाग कीजिए n2 बटे n1 माइनस n1 बटे n1, और यहाँ पर v है, इसके बटे में क्या है u है, माइनस यहाँ लगा है, इक्वल टू n2 बटे n1 माइनस n1 बटे n1 और बटे क्या r। n2 बटे n1 को हम लोग n कर सकते हैं, यानी 1n2 जो लिखा जाए तो 1n2 इक्वल टू n2 बटे n1, तो केवल n लिखेंगे तो इसका मतलब ही वही होता है y ही, ये हो जाएगा 1 अपान u इक्वल टू हो जाएगा ये हमारा n माइनस 1 अपान r। ये हमारा सूत्र एक प्रकार से ये भी प्राप्त हो गया। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए u क्या है वस्तु की दूरी, v क्या प्रतिबिंब की दूरी, r क्या है वक्रता त्रिज्या और n का क्या है अपवर्तनांक। ये आज का हमारा पूरी तरह से खत्म हो गया, थोड़ा लंबा वीडियो था लेकिन पूरी तरह से खत्म हो गया, उम्मीद करते हैं आपको क्लियर भी होगा। इसमें फिलहाल 2 टॉपिक मैंने बताया है, ठीक है ना। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट डाउन आप लोग कर लीजिए और आप लोग पूरा जब देखने के बाद लाइक कीजिए और बताइए कि हाँ कैसा आपको वीडियो लगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए जिससे आपके दोस्त भी इसका फायदा उठा सके, ठीक है। चलिए धन्यवाद।